चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नया सब्जेक्ट है आपका कंपनी लॉ, ठीक है ना। अब कंपनी लॉ जैसे आपका जब पहले आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, मर्केंटाइल लॉ था, उसी को रिप्लेस करते हुए एक क्या और जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड सब्जेक्ट आपका है कंपनी लॉ, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंपनी लॉ है तो कंपनी को डिफाइन किया जाएगा, है ना। तो जब हम कंपनी को डिफाइन करने की बात करते हैं बेटा, तो कंपनी को तीन तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तरीके से एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन, दूसरा होता है लीगल डेफिनेशन और तीसरा होता है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। हिंदी में कहेंगे वैधानिक परिभाषा, न्यायिक परिभाषा और सैद्धांतिक परिभाषा। इस तीन तरीके से आप क्या करते हैं, कंपनी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि इन तीनों में आखिर किस तरीके से कंपनी को डिफाइन किया गया है। जब हम सबसे पहली बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन, यानी जब एक्ट पारित किया गया 2003, यानी जब सबसे पहला, ठीक। तो 2013 में जब आपका कंपनी लॉ में डिफाइन किया गया है कंपनी को, तो कैसे डिफाइन किया गया इसमें सेक्शन 220 में कंपनी को डिफाइन किया गया है कि कंपनी वो है जो किसी एक्ट से, कंपनी एक्ट या किसी पिछले कंपनी एक्ट में रजिस्टर हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफाइन किया गया है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पिछले की किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर अगर हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। मगर भाई अब ये तो एक तरीके से लिमिटेड डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन पूरी तरीके से तो है नहीं। तो फिर लीगल डेफिनेशन आते हैं कंपनी को और समझने के लिए। लीगल डेफिनेशन में कंपनी को यह बताया गया, अ कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ द पर्सन यूनाइटेड फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी क्या है, लोगों का एक एसोसिएशन है, यानी मिलके लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। किस लिए इकट्ठा होते हैं, एसोसिएट होते हैं फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव, किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि अर्निंग प्रॉफिट, है ना, कंपनी की बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे एसोसिएशन को हम कंपनी कहते हैं जहां लोगों का एसोसिएशन हो और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वो काम कर रहे हैं। ये लीगल डेफिनेशन में आता है। फिर आता है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। थ्योरेटिकल डेफिनेशन में किम्बल एंड किम्बल ने क्या कहा है, अ कॉर्पोरेशन बाय नेचर एंड आर्टिफिशियल पर्सन। यानी एक कंपनी क्या होती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों, एक कॉमन इंसान की ही तरह कंपनी को भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से एक कंपनी को पर्सन की आइडेंटिटी दी जाती है, किसके द्वारा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके लॉ के थ्रू। इसलिए ये क्या हो जाता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है, ठीक है ना। और अथराइज्ड बाय द लीगल स्टेटस फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। और इसको क्या किया जाता है, एक लीगल स्टेटस दिया जाता है, यानी खुद की उसकी पहचान दी जाती है कि ये एक अलग है, एक पर्सन की तरह है, ठीक। तो ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन में आ जाते हैं। जब भी बेटा आपका कंपनी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपनी लॉ का पेपर हो, कंपनी के बारे में आपको कहीं डिफाइन ना करना पड़े। तो आपको इन तीन तरीके से बेहतर मार्क्स पाने तो थोड़ा बेहतर लिखना पड़ेगा और उसे, ठीक। ओके, ये तो बात हो गई कंपनी को कि कैसे कंपनी को डिफाइन करते हैं, ठीक। आगे आते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की प्रकृति और विशेषता, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि एक कंपनी जो होती है उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है, क्योंकि एक कॉमन पर्सन की तरह ही एक कंपनी की भी अपनी एक एंटिटी होती है, पहचान होती है, जो लॉ उसे प्रोवाइड करता है, कानून उसे प्रोवाइड करवाता है। एक पर्सन की तरह ही एक कंपनी भी क्या कर सकती है, खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सेल्स कर सकती है, ठीक है, दूसरे पे केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है। तो ये क्या है, एक पर्सन के तौर पे इसके आइडेंटिटी देते हैं, क्योंकि इसका कोई शरीर नहीं है, ठीक। इट कैन नॉट ब्रीथ, इट कैन नॉट टच। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, एक पर्सन की तरह आइडेंटिटी दी जाती है, मगर ये एक पर्सन, सोल, आत्मा इसका है नहीं कुछ। सो दैट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका परपीचुअल एग्जिस्टेंस।
परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कोई ऐसी चीज जो नहीं खत्म होती, लंबे समय तक चलती रहती। यहाँ परपेचुअल एग्जिस्टेंस शाश्वत या स्थायी अस्तित्व। परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि इसके मेंबर्स कोई भी हो, आते जाते रहें, मेंबर्स से इसका कोई मतलब नहीं है, कंपनी अपनी जगह बनी रहती है। कोई मेंबर मर जाए, कोई शेयर होल्डर मर जाए, हट जाए, किसी और से रिप्लेस हो जाए, मगर कंपनी से इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, कंपनी अपनी जगह बनी रहेगी। ठीक। अब इसके लिए एक आपका एग्जाम्पल आता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 के टाइम में, तो जर्मनी में हाइड्रोजन बम गिराया गया था। तो उसी समय एक प्राइवेट कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी का क्या चल रहा था, वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही थी। ठीक। अब उस हाइड्रोजन बम की वजह से जितने मेंबर्स थे वो सब मारे गए। तो क्या मतलब कंपनी खत्म हो गई? नहीं, कंपनी के मेंबर से कंपनी अलग होती है। कंपनी के मर जाने से क्या हो जाए, दूसरे मेंबर्स आ जाएंगे, मगर कंपनी अपनी जगह बनी रहेगी। इसी को कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये सब एग्जांपल देते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, निगमित संस्थान। इनकॉर्पोरेटेड मतलब किसी एक्ट के थ्रू अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है, किसी एक्ट में रजिस्टर होने के बाद अगर कोई एसोसिएशन अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस में आती है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर की हुई, किसी एक्ट में रजिस्टर की हुई ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी वजह से कंपनी भी कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, जब उसे कंपनीज एक्ट 2013 या पिछले किसी कंपनीज एक्ट में उसे रजिस्टर किया जाता है। तो कंपनी क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका सेपरेट एंटिटी है, पृथक वैधानिक अस्तित्व। अब भाई पृथक, ये इसका मतलब ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कंपनी अलग है और कंपनी के मालिक क्या है, अलग है, दोनों एक नहीं है। ठीक। इसको कहा गया है सेपरेट एंटिटी। अब अगर कंपनी डिसीजन ले, अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो कंपनी डिसीजन ले रही है, ऐसा माना जाता है। कंपनी अगर जियो कंपनी में उसके वर्कर्स को सैलरी मिल रही है, तो अनिल अंबानी थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो जियो कंपनी की तरफ से मिल रहा है। तो अनिल अंबानी अलग है, जियो कंपनी अलग है, कंपनी का अपना अलग अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, सेपरेट एंटिटी है उसका। ठीक है। अब सेपरेट एंटिटी के मामले में आप एक एग्जांपल देंगे, कौन सा एग्जांपल देंगे, एक मिनट मैं बताता हूँ। जैसे कंपनी सेपरेट एंटिटी हो जाती है तो वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती है, अपने नाम से ही प्रॉपर्टी बेचती है ना। अनिल अंबानी जियो की प्रॉपर्टी को अपना नहीं कह सकते, मुकेश अंबानी। हम्म। आप सेपरेट एंटिटी में एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, वो कॉन्सेप्ट आप केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी कौन सा है आपका, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। सोलोमन वर्सेस, हम इस केस स्टडीज को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देंगे। जब भी सेपरेट एंटिटी की बात होगी तो हम इसी केस स्टडीज को हमेशा बताएंगे। ठीक है ना। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का मामला था। अब हुआ क्या था, ये एक सोलोमन एक बंदा था, ठीक है ना, ये प्यारा सा। ठीक। अब सोलोमन एक बंदा था, इसने क्या किया, इसकी एक कंपनी थी लेदर की, ठीक है ना। अब उसने उस लेदर की कंपनी को, यानी कंपनी नहीं थी, एक इसका बिजनेस था, उस बिजनेस को उसने क्या किया, उसने बेच दिया। किसको बेच दिया, इस सोलेमन बंदे ने इसी को एक नई कंपनी बना के बेच दिया उसने। और उसका नाम क्या था, उसने एक कंपनी बना ली, सोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड।
और उसने अपनी ही बिजनेस को इस कंपनी को क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक। और कितने में बेचा, उसने बेचा $3000 में, ठीक। $3000 में उसने क्या कर दिया, सोलोमन ने एक नई कंपनी बनाई, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड करके, और उस कंपनी से नाम बनाया, और ये बिजनेस को कितने में बेच दिया, 3000, यानी खुद को ही एक तरीके से बेचा, ऐसा मान के चलिए, क्योंकि ये जो सोलोमन कंपनी लिमिटेड थे उसमें वो खुद मालिक था, यानी वो खुद था शेयर होल्डर, उसकी बीवी थी, उसके 5 लड़के थे और एक लड़की थी, यानी उसकी पूरी फैमिली थी उसमें, ठीक है। तो उसने ये कंपनी बनाई और अपने ही बिजनेस को इस कंपनी को क्या कर दिया, बेच दिया, और कितना रुपए का बेचा, 3000, ठीक। अब जब $3000 में किया, तो उस सोलेमन और उसकी फैमिली जो थी, ठीक है, सोलेमन और उसकी जितनी फैमिली थी, उन्होंने कितने का शेयर्स लिया, उन्होंने ₹2000 के क्या कर लिए, शेयर खरीदे, और बचा हुआ 1000 का जो शेयर था, ₹1000 का, उसे क्या कर दिया, डिबेंचर से ले लिया, यानी बाहर से उधार ले लिया, ठीक। अब क्या हुआ, जब कंपनी चलने लगी, तो कंपनी चलते चलते कम से कम 1 साल बीता, और आफ्टर 1 ईयर जो कंपनी थी उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, ठीक। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, तो फिर अब ये जो 1000 के डिबेंचर होल्डर है, अब इन्होंने केस फाइल कर दिया कंपनी में कि ये जो कंपनी थी, ये कंपनी एक धोखा है, सोलेमन और सोलेमन कंपनी लिमिटेड सब एक ही है ना। तो अगर कंपनी के असेट्स पे अगर कोई रिस्पॉन्स, यानी अधिकार होना चाहिए, तो हमारा होना चाहिए, यानी डिबेंचर होल्डर का होना चाहिए, हमारा पूरा पैसा पे होना चाहिए, ठीक। अब ये मैटर कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई नहीं, सुलेमान एंड उसकी फैमिली अलग है, वो भली है, क्या है, वो मेंबर है, मगर कंपनी सुलेमान एंड कंपनी लिमिटेड क्या है, वो अलग एग्जिस्ट है, उसका अपना अलग अस्तित्व है, ठीक है ना। अगर आपके पैसे पूरे नहीं मिल पाते हैं, तो आप सुलेमान पे केस नहीं कर सकते, है ना। ये देखो, सेपरेट एंटिटी करने का फायदा क्या हो गया है, अब सुलेमान और उसकी फैमिली क्या है, मेंबर्स हो गई हैं अब, और कंपनी अलग है। अब पैसों का दिक्कत आ रहा है, तो कंपनी के असेट्स बेचे जाएंगे, है ना। और ये डिबेंचर होल्डर्स क्या कोशिश कर रहे थे कि नुकसान तो होने वाला है, वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि कंपनी और सोलेमान और उसकी फैमिली सब एक ही है। तो क्या अगर हमारा पैसा डूब रहा है, तो सोलेमान की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के हमारा पैसा दिया जाए, मगर कोर्ट ने क्या कहा, नहीं, कंपनी अलग है, सोलेमान अलग है, सोलेमान क्या है, वो मेंबर्स हैं। तो जो एसेट्स बिकेंगे, वो एसेट्स केवल सोलेमान एंड कंपनी लिमिटेड के एसेट्स बेच के जो पैसा मिलेगा वही आपको दिया जाएगा, उससे अलग हटके आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो ये अंतर है कि जब कंपनी अलग है, तो केवल कंपनी के एसेट्स बेच के ही पैसा पाने का अधिकार है, राइट से इस डिबेंचर होल्डर को। तो यहीं से ये डिसीजन लिया गया था कि कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं, सेपरेट एंटिटी। और केस कौन सा है, सेलेमॉन वर्सेस सेलेमॉन कंपनी लिमिटेड का, ठीक है। कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, डू मैसेज मी एंड और यू कैन कॉल मी। नेक्स्ट, ये तो हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट, कॉमन सील, सार्वमुद्रा। कॉमन सील क्या होता है बेटा, जैसे एक कंपनी जो है वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते। एक कंपनी का डिसीजन कौन लेता है, पूछो, बोलो बोलो बोलो, कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, ठीक है ना। यानी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, काम करते हैं, उन कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लिए जाते हैं। और अब कंपनी के डिसीजन को अर्थराइज करने की जब बात आती है, तो उसके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, उसके एक ठप्पे की जरूरत, मोहर, सील की जरूरत पड़ेगी, मोहर की जरूरत पड़ेगी। वही आपका क्या हो जाता है, कॉमन सील। यानी एक कंपनी का अपना एक सिग्नेचर होता है, जिसे आप कहते हैं सील, कॉमन सील, ठीक। जो किसके थ्रू यूज किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका लिमिटेड लाइबिलिटीज।
अब लिमिटेड लायबिलिटीज क्या हो जाता है, एक जो कंपनी होती है उसमें एक टाइप ऑफ कंपनी होती है लिमिटेड लायबिलिटी वाली। जैसे पार्टनरशिप में जब हम थे तो वहां पे दिक्कत क्या थी कि अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती थी कि अगर कंपनी बिक रही है, फर्म बिक रही है, तो अगर ज्यादा नुकसान हो जाए तो जो पार्टनर्स होते थे उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से में भी पैसा देना पड़ता था। ये एक लिमिटेशन थी पार्टनरशिप। इस लिमिटेशन से पार पाने के लिए, इसे ओवरकम करने के लिए कंपनी का कॉन्सेप्ट आया। अब कंपनी में क्या हो जाता है, आपने जितना पैसा लगाया है बस उतने पैसे तक ही एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने 100 रुपया कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो अगर कंपनी बंद भी होती, कुछ भी होता है, तो आपका केवल 100 रुपए तक ही आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे आगे नहीं होती, उससे ज्यादा आपसे कोई नहीं ले सकता। नेक्स्ट, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जब कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ शेयर्स क्या किए जाते हैं, बेचे और खरीदे, शेयर्स सेल्स और परचेज होता है जैसे शेयर मार्केट में। तो ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी की। राइट टू सू, अभियोग चलाने का अधिकार, क्योंकि एक जो कंपनी होती है वो रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट में, जिसके चलते इसे एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। कैसे, एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक अलग आइडेंटिटी दी जाती है। तो जब उसे एक अलग आइडेंटिटी एक पर्सन की तरह से दी जाती है, तो अगर कोई भी गड़बड़ी होगा तो कंपनी के ऊपर केस चलाया जा सकता है, या कंपनी किसी और के ऊपर भी क्या कर सकती है, केस चला सकती है। ठीक है, राइट टू स्यू, राइट टू स्यू और टू बी शूड, है ना, ये दो तरीके से इसको कहा जा सकता है ऐसे। नेक्स्ट है शोल्डर, शेयर होल्डर्स आर नॉट एजेंट। फिर से पार्टनरशिप से कंपैरिजन करते हैं। पार्टनरशिप में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी, कि जितने भी पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, एजेंट, यानी एक बंदे ने जो काम किया उसके लिए दूसरे क्या हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लाइबल हो जाते हैं। मगर कंपनी में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लिए रिस्पॉन्स, यानी शेयर होल्डर्स ने अगर कोई गलत काम किया तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, उस बंदे के ऊपर केस चलाया जाएगा या वो फाइन देगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी नहीं होगी। उसी तरह अगर कंपनी पे कोई काम, कोई केस हो जाता है तो मेंबर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे जियो कंपनी के ऊपर केस कर दिया गया, तो जियो कंपनी के ऊपर केस करने का मतलब ये थोड़ी ना क्योंकि उसके मेंबर्स के ऊपर केस कर दिया गया, अलग बात है ना। तो वही, एक एजेंट क्या होता है, जो दूसरे के बिहाफ पे काम करता है। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जैसे कंपनी की स्टार्टिंग कंपनी एक्ट से होती है, उसी तक कंपनी को बंद करने के लिए भी उसका एक प्रोसीजर होता है, एक रूल और रेगुलेशन होता है, जिसको फॉलो करके कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाता है, ठीक है। फिर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स, जब आप कंपनी की बात करते हैं तो आपका इसमें क्या हो जाता है, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोग होंगे, अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में कोई मैक्सिमम की लिमिटेशन है ही नहीं। तो ये भी इसकी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और लास्ट ये पॉइंट आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ ये अलग से 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, या क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट अ कंपनी इज अ सिटीजन, क्या एक कंपनी सिटीजन है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या एक कंपनी सिटीजन है, तो आप क्या कहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई सिटीजन है, भारत में है तो अब सिटीजन कहलाएगी, सारे मेंबर्स भारत के ही हैं तो सिटीजन, तो कंपनी भी सिटीजन कहलाएगी। इसी पे आपका एक केस स्टडी आता है। केस स्टडी है आपका, एक मिनट, केस स्टडी है आपका जस्टिस हिदायतुल्लाह, इन्होंने ये डिसीजन दिया था, इस पे अपने रिमार्क्स दिए थे। हाँ भाई, ये है जस्टिस हिदायतुल्लाह। इन्होंने ये कहा, पहले तो ये जान लेते हैं कि हमें ये क्या एक कंपनी जो है वो सिटीजन है कि नहीं है। तो बात ये हुई कि एक कंपनी सिटीजन नहीं होती भाई, वो भले ही
डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है या नेशनल कंपनी, उसकी नेशनैलिटी और डोमिसाइल प्रूफ किया जा सकता है, मगर नेशनैलिटी नहीं होती है। कंपनी नेशनैलिटी नहीं होती उसकी। क्यों नहीं होती? कहा जाता है, जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब ने कहा कि अगर सारे मेंबर्स, एक कंपनी के सारे मेंबर्स इंडियंस हैं, है ना, उनकी नेशनैलिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी भी क्या हो जाएगा, वो भी सिटीजन हो जाएगा। ठीक, जिस तरीके से सारे मेंबर्स अगर सिटीजन हैं भारत के, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी भी क्या हो जाए, वो भी सिटीजन हो जाए। जिस तरीके से अगर कंपनी के सारे मेंबर शादीशुदा हैं, तो कंपनी भी तो शादीशुदा तो नहीं कहलाएगी ना। उसी तरीके से अगर सारे मेंबर्स सिटीजन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी भी सिटीजन हो जाएगी। तो सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि सिटीजन होने का मतलब होता है आपको सारे वो राइट्स मिल जाना जो एक सिटीजन को राइट्स हैं। हम आपको जो एक मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, है ना, बेसिक राइट्स मिले हुए हैं, वो सारे राइट्स कंपनी को नहीं दिए जा सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार एक कंपनी के पास ये अधिकार नहीं होता, मगर अगर आपने उसे सिटीजन बना दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक पर्सन के पास जो राइट होता है, अधिकार होता है, वो सारे अधिकार, वो सारे राइट्स आपको कंपनी को भी देने पड़ जाएंगे, अगर कंपनी सिटीजन हो जाएगी तो, है ना। तो ये क्या है? डिफरेंस है। चलिए, तो ये मैटर थे। ठीक, अब इसके बाद का एक जो टॉपिक है आपका, उसे भी इंक्लूड कर देते हैं। देखो कुछ और छूटा तो नहीं? नहीं, और कुछ नहीं छूटा। अब ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, क्या है? लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। इसे समझा देता हूँ बस, नेक्स्ट जो चीज है इसका अगले वीडियो में रहेगा। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, इसे हिंदी में कहा जाता है घूंघट उठाना। कॉर्पोरेट वेल, यहाँ समझिए, ये एक बाउंड्री है। ये वेल मतलब जो घूंघट, पर्दा जो है, वो एक बाउंड्री है। किस चीज की बाउंड्री है? कि एक जो कंपनी, एक कोर्ट जो होती है, उस कोर्ट को ये अधिकार नहीं होता, ये राइट्स नहीं होता कि वो ये चेक करे कि एक कंपनी का डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, कौन उसका डिसीजन ले रहा है, किसको कितना डिविडेंड दिया जा रहा है, एक क्या प्रोसेस हो रहा है कंपनी में, ये जाने का राइट जो होता है कोर्ट को नहीं होता है। मगर अगर कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस हो जाएं, तो उन कंडीशंस में एक कोर्ट ये चेक कर सकता है कि पर्टिकुलर काम अगर किया गया है तो वो किसने किया है। तो ये जो काम कोर्ट कर रही है कि ये पता करने का कि ये काम किसने किया है, तो वो कंपनी के सारे मैटर्स में देखेगी, चेक करेगी। उसी को कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, यानी कि ये पता करना कि कोई काम किया गया है तो वो किसने किया है। एक, ये दो तरीके से होता है। एक जुडिशियल, कुछ जुडिशियल डिसीजन में आते हैं, और कुछ स्टैट्यूटरी, यानी आपका संविधान में, संवैधानिक तरीके से वो चीजें बताई गई हैं। एक एग्जांपल के तौर पे, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अगर ये बात आती है कि कंपनी के पैसे का नुकसान हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अब एक कोर्ट को क्या हो जाता है, ये अधिकार हो जाता है कि वो क्या करे, ये चेक करे कि किया गया काम कौन, किसने किया है। अभी जो चेक करने का काम वो करेगी, इसी को कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। पता करना कि पर्दे के पीछे काम कौन कर रहा है, ये वाला है। यही आता है आपके लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसके बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन है। ठीक है, ओके।